फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम दिया हुआ है इंटीजर i इक्वल्स टू 1 x, इंटीजर x इक्वल्स टू 1 फॉर i फ्रॉम n, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू i अपॉन 2, x इक्वल्स टू x प्लस i, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस प्रोग्राम की पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी बनाओ। चलो बताओ, ये एक डिक्लेरेशन है इंटीजर i, इतने का अगर इस लाइन में केवल इतना लिखा होता, यहां तक केवल यहां तक लिखा होता तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन यहां के आगे जो ये लिखा हुआ है ये, इसकी वजह से ये एक कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट है और कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है कांस्टेंट और उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम सिमिलर है, जैसा ये है वैसा ये है, इसमें भी कांस्टेंट टाइम लगेगा। अब ये लूप हमको मेन इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इस लूप पे डिपेंडेंट होगी, इस लूप पे डिपेंडेंट होगी। तो ये लूप कितनी टाइम चल रहा है ये देखने वाली बात है। अगर ये हमें पता चल गया कि ये लूप कितने टाइम चल रहा है तो हम लोग इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लूप चलने के लिए कहां से कहां तक चल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे सबसे पहले i की वैल्यू देखो n है और n से क्या हो रहा है n अपॉन 2, फिर n अपॉन 4, फिर n अपॉन 8, इस तरीके से करते करते और कहां तक पहुंचना है हमको 1 तक। अब हमको यही फाइंड आउट करना है कि n से 1 तक 2 से डिवाइड करते हुए कितनी बार में पहुंचेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 i, हम सपोज करो हम बोल रहे हैं कि ये ith इटरेशन में ये 1 हो जाती है वैल्यू i की, जैसे 1 हो जाएगी वैसे ही उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ith इटरेशन में 1 हो जाता। तो कल वाला अगर तुमको याद हो तो हमने बताया था GP 1 to n, हमने ये बोला था कि 1, फिर 1 के बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद एंड सो ऑन अप टू n। चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे, ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे लिखे हुए हैं, यानी कि जितने यहां पे टर्म्स लगेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स यहां लगेंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स यहां लगेंगे। भाई चाहे 1 से n तक जाओ 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, चाहे n को 2 से डिवाइड करते हुए 1 तक आओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे वहां पे a की वैल्यू थी 1, यहाँ पे a की वैल्यू है n, तो n r की वैल्यू है 1 अपॉन 2 की पावर i। अगर ith टर्म में जा रहे हैं तो i माइनस 1 इक्वल्स टू 1। कहां तक फाइनल nth टर्म क्या है, ith टर्म 1 है। तो इसको अगर हम सही से लिखें तो ये लिखेगा 1 अपॉन 2 की पावर i माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। इतना जानते हो कि मैथमेटिक्स तुम लोग। उसके बाद i माइनस 1 की बात अगर हम करें, दोनों तरफ log ले लो, 1/2 के बेस में दोनों तरफ log ले लो, दोनों तरफ log लोगे तो ये हो जाएगा log 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर i माइनस 1 और दिस इक्वल्स टू log 1 अपॉन n और यहाँ पे बेस हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो अगर तुम log की i माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी, दिस इंप्लाइज i माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा log की प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता हो तो i माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा log 1 अपॉन n 1 अपॉन 2। और अगर तुम log की प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो ये 1 अपॉन 2 है, तो और ये 1 अपॉन बेस और ये एक्सपोनेंट दोनों अगर चेंज करें हम तो ये हो जाएगा i माइनस 1 इक्वल्स टू log n बेस 2 और यहां से मिलेगा ये i इक्वल्स टू log n बेस 2 प्लस 1। ये कल ही वाला पूरा क्वेश्चन है और वो 1 से लेके n पे पहुंचना था, यहाँ पे n से लेके i तक, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट के चलने कितनी बार चलेगा,
ये चलेगा log n/2 का सीलिंग +1। ये कैसे आ रहा है सीलिंग, ये मैं कल बता चुका हूं, यहाँ पे वैल्यू रख के। और ये जितनी टाइम चलेगा उससे एक कम, ये तो मैं लूप में बहुतों बार बता चुका हूं। तो यहां पे आएगा log n/2। अब इस प्रोग्राम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, इस वैल्यू को ऐड कर लो तो हो जाएगा 2 टाइम्स सीलिंग ऑफ log n/2 + 3। ये आई इस प्रोग्राम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ये कि कोई फंक्शन लिखा है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रखा है, ये फंक्शन लिखा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रखा है, इंटीजर exp, इंटीजर k, इंटीजर n, इंटीजर f = 1, I, इंटीजर I = 1 for I from 1 to I less than equals to n I plus plus, f equals to f into k, और ये ऐसे दिया हुआ। सबसे पहले ये देखो, ये स्टेटमेंट फंक्शन की डिफिनीशन के स्टार्टिंग में लिखा है, यहाँ पे k की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू, इस तरीके से कहीं से वैल्यू ये रिसीव करता है। ये जो है वैल्यू रिसीव करता है, तो क्या वैल्यू रिसीव करता है, इसको रिसीव करने के लिए इस स्टेटमेंट को रीड करना पड़ता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 1, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 1, और इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 1। ये है कितने टाइम्स चलेगा, 1 to n, और एक ज्यादा चलेगा क्योंकि इक्वल टू लगेगा, तो 1 से n + 1, 1 to n + 1, ये कितना हो जाएगा n + 1, ठीक। और जितनी टाइम्स ये चला उससे एक कम ये चला, तो अब इनको जरा सम करो तो कितना आ जाएगा, 2n + 4। ये रही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। जिनका 2n प्लस था एग्जैक्ट सही था, 3 और 5 वालों का भी उसको गलत तो नहीं बोला जा सकता है, बट इस तरीके से अगर कहीं पे कोड दिया रहता है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। अब इसी का जैसे ये प्रोग्राम एक्चुअल में क्या कर रहा है, देखो सबसे पहली बार में f की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, अंदर आए 1 में k मल्टीप्लाई हुआ, पहली बार 1 में k मल्टीप्लाई हुआ, f = k हुआ, दूसरी बार में f = k × k हुआ, तीसरी बार में f = k × k हुआ, 3k, n टाइम चल रहा है, तो यानी कि ये जो कंप्यूट कर रहा है k की पावर n कंप्यूट कर रहा है। तो कोई अगर तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज, ये प्रोग्राम ना देखे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग k की पावर n, k की पावर n कंप्यूट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो तुम लोग लिख दोगे ऐसे, प्रोग्राम ऐसा लिख के छोटा सा, और ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखा दोगे और बता दोगे क्या होगा आंसर, 2n + 4। अब यही चीज जैसे n की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात कर रहे थे, जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो ये 2 और ये 4 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी चीज को अगर कोई बोले कि सबसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फाइंडिंग k की पावर n, तो हम लोग क्या liख सकते हैं, इसको big O of n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये बात कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इंटीजर f, इंटीजर n, इंटीजर f = 1, इसको f ना करके g कर लो, f हम लोग ऊपर मान लीजिए, g = 1 फॉर I from 1, I less than equals to n I plus plus, f sorry g = g into
आई एंड रिटर्न जी। ऐसे करके हमने बना लिया एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम की सबसे पहले तो तुम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। इसमें एक गड़बड़ी हो गई है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ लगा लो, यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट लूप के बाहर रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, एक ही बार में रिटर्न ही हो जाएगा सीधे। ये रिटर्न स्टेटमेंट लूप के बाहर है। चलो बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। किस चीज का प्रोग्राम है पहले बता दो, फिर मैं बताऊं किस चीज का प्रोग्राम है। ये समझ में आ रहा है किस चीज का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये क्या कंप्यूट कर रहा है ये प्रोग्राम। ध्यान से देखो, दिख जाएगा। सबसे पहले बार में जी में क्या वैल्यू जाएगी, जी में वैल्यू 1 है ऑलरेडी और आई की वैल्यू 1 है, जी में जाएगी 1। फिर उसके बाद जाएगा जी की वैल्यू 1 इंटू आई की वैल्यू 2, उसके बाद फिर जी आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू एंड सो ऑन अप टू एन तक जा रहा है। तो ये क्या कंप्यूट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, लिख के जरा बताओ मुझे। ये 1 to n तक मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकलता है, क्या फाइंड आउट होता है। बोलो भाई, लिखो जल्दी आंसर। 1 to n तक मल्टीप्लाई जब हम करते हैं कभी तो क्या आता है, क्या उसको बोलते हैं, एक इसका नाम है स्पेसिफिक, फैक्टोरियल। गुड। ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाल रहे थे, फंक्शन दिया हुआ था। यानी कि फैक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोगों ने बताया 2n + 4 है। तो अगर किसी दिन कोई नोटेशन के टर्म में पूछ दे तो क्या बोलोगे, फैक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n होगी फैक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा सपोज करो कि हम अभी तक कॉम्प्लेक्सिटी जो निकाल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। अगर कॉस्ट कांस्टेंट ना होके कॉस्ट कुछ दे दें और उसके बाद इटरेशन, कौन सा एलिमेंट कितने टाइम इटरेट हो रहा है उस पे, जैसे मान लो सपोज करो इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो लिखा हुआ है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कोई बोले कि C1 है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी C2 है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी C3, इसकी C4 और इसकी C5 है। तो इस प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट क्या होगी, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में टोटल कॉस्ट क्या होगी ये निकालना। कॉम्प्लेक्स ये कॉस्ट दी हुई है, ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम, जैसे अभी तक हम लोग मान रहे थे ना कि कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को 1 मान ले रहे थे और ये देख रहे थे कौन सा लाइन कितनी बार चल रहा है तो 1 इंटू कर रहे हैं। तो अब क्या करना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा जो लाइन जितनी बार एग्जीक्यूट करे। तो अगर हम इस लाइन की बात करें, ये एक ही बार चलना है तो इसलिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये भी एक ही बार चलना है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये चलना है n+1 टाइम तो ये n+1 से मल्टीप्लाई होगा। ये चलना है n टाइम तो ये n से मल्टीप्लाई होगा और ये चलना है 1 टाइम। यानी इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कभी निकालने की बात आए तो क्या हो जाएगी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे सिचुएशन में, C1 + C2 + nC3 + C3, n+1 मल्टीप्लाई करोगे प्लस nC4 + C5, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर हम मान लो जैसे इसको थोड़ा सही करके लिख लें कि C1 + C2 + C3 + C5 और प्लस साथ में n अगर कॉमन ले लें तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C3 + C4। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इन सारे कांस्टेंट टर्म को अगर हम बोल दें कैपिटल C तो हो जाएगा कैपिटल C + n इंटू, इसको अगर हम बोल दें D तो n इंटू D। कुल तो ऐसे भी हो सकता है अगर अलग अलग स्टेटमेंट का कोई इस पे एकदम अड़ जाए कि नहीं कंप्यूटर में सारे स्टेटमेंट्स जो हैं रन होने में सेम ही टाइम नहीं लेते हैं,
अलग अलग टाइम लगता है और वो टाइम दिया रहे और तुमसे पूछे कॉम्प्लेक्सिटी, तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट जितनी बार चल रहा है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें मल्टीप्लाई करते हुए टोटल कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग फाइंड आउट कर दोगे। फाइंड आउट कर दोगे कि नहीं? यस और नो? यस यस। चलो, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो कभी इस तरीके से ना देखे, ऐसा दिया हुआ कि क्वेश्चन दिया है फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। कोई f फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, और ये बोला है, इतना लिखने के बाद लिखो गिवन, इट इज गिवन कि ये जो f फंक्शन है, फंक्शन f, इट इज गिवन फंक्शन f टेक्स n+4 टाइम, function f takes n+4 time for the execution of one time। एक बार अगर ये पूरा फंक्शन, एक बार ये कोई फंक्शन है f ऐसे करके, मतलब ये किसी फंक्शन की कॉल है। आगे हम बस जस्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो फंक्शन ही है। अभी तुम ये समझो कि ये एक फंक्शन की कॉल है, तो ये n+4 टाइम एक बार चलने का लेता है, और ऐसे लिखा हुआ है ये लूप के अंदर, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रखी है। तो ये बता दोगे तुम लोग? बहुत आसान है। ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? 0 to n है, तो ये वाला 1 से बढ़ रहा है, तो ये वाला चलेगा n+1 टाइम। ये वाला चलेगा कितना? n टाइम। n टाइम ये n टाइम से इटरेट करेगा इस लूप के चलते, और हर बार जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो कितना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है? n+4। तो इसको जब तुम ऐड करोगे तो n+1 प्लस n² प्लस 4n, तो यानी कि ये हो गया, कितना आ गया? n² प्लस 5n प्लस 1। ये इस तरीके से ये प्रोग्राम ऐसे दिया हुआ है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आएगी। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करो। जैसे अगर कभी ऐसा दिया हुआ है फॉर i फ्रॉम 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, for j from 1, j less than n, j plus 2, और x इक्वल्स टू करना है i प्लस j। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ जल्दी से निकाल के, क्या हो? देखो ये फॉर लूप लिखा हुआ है, ये भी ठीक है ना, ये दो फॉर लूप चल रहे हैं, फॉर के अंदर फॉर है, ये एक फॉर लूप का स्टेटमेंट है, और ये बाहर वाले फॉर लूप के लिए ये पूरी इतनी बॉडी लिखी हुई है। बाहर वाले फॉर लूप की बॉडी इतनी है। ये देखते हैं कितने टाइम चलता है। ये चलता है 1 से n टाइम्स। ठीक, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं। ये भी अपने आप में चलेगा कितना? 1 to n चलना है, तो 1 to n चलना है तो ये n टाइम चलेगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में n टाइम चलेगा, और ये एक लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो ये जितनी टाइम चलेगा लूप का स्टेटमेंट, उसकी बॉडी उससे एक कम चलती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n इंटू n-1। ये n किसके लिए है? ये n जो है इस पूरे के पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए है, ये n-1
ये इस लूप के अंदर है इसलिए, ठीक। और आ जाओ इस पे, अब ये जो स्टेटमेंट है चल रहा है n इंटू एन माइनस वन, ये यहाँ पे ये जितना चलेगा उससे एक कम ये चलेगा, तो ये n इंटू एन माइनस वन और माइनस वन, इससे एक कम और प्लस ये खुद ही इस लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो इंटू एन माइनस वन, ये जितने टाइम चलेगा उससे एक कम। अब ये इसमें ये कितना और लूप लिखा है, सपोज करो, अभी इस पे ध्यान मत दो, ये कोई लूप है कि नहीं है, इतने को हम अभी बाद में देखेंगे, इतने को ये लूप है कि नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि ये अगर सिंपल स्टेटमेंट होता, फिर से मैं लिख ले रहा हूं जरा नेक्स्ट पेज पे, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है ये, मान लो फॉर आई फ्रॉम वन लिखा था ना यहाँ पे, ताकि आंसर तुम्हारा बाद में गड़बड़ ना हो। फॉर आई फ्रॉम वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक। अब अंदर लिखे हुए हैं, एक स्टेटमेंट यहां है, एक स्टेटमेंट यहां है, ठीक है। अंदर दो स्टेटमेंट लिखे हैं, एक ये यहां पे बॉडी क्लोज हुई है, अभी मान लो सिर्फ इतना ही लिखा है, सपोज करो इतना ही लिखा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकालते तुम लोग? ये वाला जो है n टाइम चलता, और ये वाला जो चलता n माइनस वन टाइम, ठीक। और ये वाला भी लूप के अंदर है तो n माइनस वन टाइम, ये दोनों n माइनस वन चलते। अब अगर तुम्हें, इसीलिए इसके पहले हम n+4 वाला एग्जांपल करवाए थे, अगर ये अपने आप में एक लूप है, फॉर j फ्रॉम वन, j लेस देन n और j प्लस प्लस, ये अपने आप में एक लूप है, तो ये कितने टाइम चलेगा? n टाइम्स, तो ऐसे ही तो निकलेगा n इंटू एन माइनस वन। और फिर ये इस लूप के अंदर लिखा है, ये इस लूप के अंदर लिखा है x इक्वल्स टू आई प्लस जे, जो भी लिखा था। तो भाई ये जितने टाइम चलेगा उससे एक कम ये चलता है, ये पहले से n माइनस वन चल रहा है, और इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस वन, ये अब समझ में आया कि नहीं आया? कि जब भी लूप के अंदर लूप लिखा हो तो कॉम्प्लेक्सिटी, ये जब तुम इस सब को जोड़ोगे तो इसमें कहीं ना कहीं n स्क्वायर का एक टर्म आएगा। तुम लोग ऐसे अभी बैठ के आराम से कैलकुलेट अपना कर लेना, कंप्यूट कर लेना, इसमें n स्क्वायर का टर्म आएगा। तो जब भी लूप के अंदर लूप लगा हो तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है n स्क्वायर के टर्म में होगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा, जैसे तीन तरीके की हमने कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें सिखाई। एक तो सबसे पहले जो बताया उसमें n के टर्म में आ रहा था, फिर एक जो बताया हमने उसमें log के टर्म में आ रहा था, और एक फिर जो बताया ये हमने n स्क्वायर के टर्म में आ रहा था। अगर n वेरिएबल है, n कोई नंबर है, तो तुम लोग मुझे जरा बताओ कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है जो मैं लिख रहा हूं नीचे, n ग्रेटर देन log n ग्रेटर देन n स्क्वायर, कौन सा सही है? log n लेस देन n स्क्वायर, n स्क्वायर लेस देन log n ग्रेटर देन n। और एक मान लो, चलो इन तीन में ही बताओ, इन तीनों में कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही है? n कोई वेरिएबल है, किसी भी गिवन n की वैल्यू के लिए, ये या n की बड़ी वैल्यू के लिए, किसी बड़ी वैल्यू के लिए n के, इनमें से कौन सही है? इन मान लो एक चौथा ऑप्शन हमने ऐड कर दिया। अच्छा, लोग आंसर देना चालू कर दिए, गुड। हाँ 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 हाँ, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी सही लग रहा है, ये वाला, ये सोचे सर ने ऐसे सबसे अलग लिखा है तो ये भी सही हो सकता है। इसमें सही आंसर क्या है? जैसा कि तुम लोग समझ चुके हो
सही आंसर है ये। अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना तुम 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे n का ग्राफ, अगर हम कहें x इक्वल्स टू n है तो n का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ये n का ग्राफ है और ये log n का ग्राफ है ऐसे, और ये n स्क्वायर का ग्राफ है। तो इन तीनों को देख के और तुम समझ जाओ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है n की बड़ी वैल्यू के लिए। इस तरीके से समझ सकते हो तुम। जाहिर सी बात है ये सबसे ऊपर जाएगा और ये बीच में है और ये सबसे नीचे है, तो ऐसे तुम्हें ये भी आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। और ये भी आइडिया होना चाहिए कि लूप के अंदर जब लूप लगा हो कभी भी तो वो n स्क्वायर के टर्म में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।